नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लेक्चर में। और ये टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है अपने आप में। मान के चलिए इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं साथ में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसी के साथ में फ्रिक्शन भी पढ़ाया जाता है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन को आप ऐसे अलग अलग टॉपिक ना समझें, दोनों साथ में एक साथ पढ़ाए जाते हैं। तो पहले हमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको शॉर्ट में एनएलएम भी बोला जाता है, तो पहले एनएलएम पढ़ना है, देन उसके बाद फ्रिक्शन पढ़ना है। एनएलएम में भी काफ़ी सारी बातें हैं पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा शॉर्ट में बोल देता हूँ। वैसे स्टेप बाय स्टेप तो अपन पढ़ेंगे तो वो तो समझ में आ ही जाएगा। फिर भी अगर कोई फर्स्ट टाइम एनएलएम पढ़ रहा है तो उसको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या आता है। तो एनएलएम में आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस पाई जाती हैं। उसको पढ़ने के बाद फिर हम न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। देन जब हमसे ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते आने लगेगा, फिर उसके बाद हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता हो तो क्या किया जाए, ऑब्जेक्ट मोशन में होता हो तो क्या किया जाए, एक्सेलरेट करेगा तो क्या किया जाए बेसिकली। और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं एनएलएम फॉर सिस्टम पे। देन उसके बाद सूडो फोर्स पढ़ाया जाता है और ऐसे करके एनएलएम खत्म हो जाता है। देन उसके बाद फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में दो टाइप के फ्रिक्शन आ जाएंगे, तो वो जब फ्रिक्शन आएगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इतना कुछ पढ़ना होता है इस टॉपिक में। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। मान के चलिए कि पूरी आगे जो फिजिक्स आने वाली है वो इसी टॉपिक पर डिपेंड कर रही है। अगर ये नहीं आएगा तो इसके आगे का कुछ नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन स्टार्टिंग में इसमें कुछ फालतू की बातें हैं, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, है ना। तो ये आगे जाके चैप्टर में कहीं यूज नहीं होने वाली, फिर भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पढ़ाया जाता है। आगे जाकर के जो चीज़ें आपको यूज़ होती हैं, जो आप यूज़ करोगे इसके आगे आने वाले चैप्टर्स में, जैसे फ्रिक्शन, वर्क, पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मैकेनिक्स, वहाँ पर आप जो भी कुछ यूज़ करोगे वो आप फ्री बॉडी डायग्राम या न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ जो होता है उनका यूज़ किया जाता है। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है। ये जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है। ये बात अगर आपको नहीं भी पता होगी तो ये अपने आप याद हो जाती है, क्योंकि ये कई बार फिजिक्स में आता रहता है। जैसे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में जो फर्स्ट फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कई बार आता रहता है। कब से लगा रहे हो आप? तो एमजी, बचपन से ही लगा रहे हो एमजी। तो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ा था, तो उसमें भी डाउनवर्ड ग्रेविटी होता था। फिर इस चैप्टर में भी डाउनवर्ड ग्रेविटी होता होगा। पूरे 11th क्लास में हर जगह ग्रेविटी आएगा। एंड फिर ग्रेविटी का अलग से चैप्टर भी है, ग्रेविटेशन। तो बात वही है कि ये जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर है, इस टॉपिक को मैं इतना भाव नहीं देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इसके जो फोर्स हैं वो बार बार आते रहते हैं अपने सिलेबस में। तो अगर इन पे ध्यान नहीं भी दो ना, तो ये अपने आप चीज़ें याद हो जाती हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में जो सबसे फर्स्ट फोर्स आता है, टोटल 4 फोर्स होते हैं, ये टोटल 4 फोर्सेस होते हैं। तो जो सबसे पहला फोर्स आता है वो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला जो आता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ये ऊपर मैं स्क्रॉल अप कर दे रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। सबसे पहला जो आता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मास के अकॉर्डिंग होता है। मान लेते हैं कि यहाँ एक m1 था, यहाँ कहीं पर m2 था, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस r था, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता होगा। ये जो होता होगा उसको अट्रैक्ट करता होगा और वो जो होता होगा इसको अट्रैक्ट करता होगा। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स होता होगा। तो सबसे पहली बात यही बोली जाती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटी आती है वो मास की वजह से आती है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, ड्यू टू मास। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मास की वजह से आता है। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ये बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सीधी सी बात है,
ये उसको अट्रैक्ट करता होगा, वो इसको अट्रैक्ट करता होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट यही आएगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब बहुत दूर दूर से भी लग जाता है, जैसे कि अर्थ और जैसे कि अर्थ और मार्स के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता होगा। कितना दूर दूर है, बोलोगे पास में ही है ना, पास में ही तो है, यहीं पे। और दूसरा एग्जांपल, अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता होगा। यूनिवर्स के एक कोने में अगर एक स्टार है और यूनिवर्स के दूसरे कोने में अगर कोई दूसरा स्टार होता तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता। वो बात अलग है, उसकी वैल्यू बहुत कम होती, लेकिन वो फोर्स होता। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, बहुत दूर दूर से भी लग जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स पढ़ के आपको एक बात तो समझ में आई गई होगी कि ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम थोड़ी इन चीजों को यूज करोगे आप। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। चौथी बात जो कि अपने बिल्कुल काम की नहीं है फिलहाल, क्योंकि इसको ऑलरेडी अपन को ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में प्रॉपर डिटेल के साथ पढ़ना है, और वो बात ये है कि यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो Gm1m2/r² होता है। अब यहाँ पर m1m2 तो मास हो गए, r डिस्टेंस हो गया, कैपिटल G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू जानबूझ के मैं यहाँ पर नहीं लिखने वाला, क्योंकि पूरे चैप्टर में इसका कोई काम है नहीं। जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पूरा इतना। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के फोर्स की तरफ बढ़ेंगे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का फोर्स आता है वो नेक्स्ट टाइप का फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो नेक्स्ट टाइप का फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इसको पूरा का पूरा 12th क्लास के पोर्शन में पढ़ाया जाता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यही चलता रहता है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर कैपेसिटर, फिर करंट, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, देन उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन ऑल्टरनेटिंग करंट, सब जगह यही चलता रहता है। तो ये पूरा 12th वाला जो पोर्शन होता है उसमें ये कवर अप किया जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इतना सारा मैंने इसलिए बोला ताकि फिर से मैं यही बोल पाऊं कि इसको भी हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। सीधी सी बात है ना, हम ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ने के लिए ये चैप्टर थोड़ी स्टार्ट किए हैं। इस चैप्टर में हमारा जो एम है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझना है। इन फोर्सेस के बारे में डिटेल में डिफरेंट चैप्टर में समझाया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो भी है सब कुछ आपको पूरा का पूरा 12th वाले पोर्शन में समझ में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के ऑल्टरनेटिंग करंट तक का जो पोर्शन होता है। फिलहाल शॉर्ट में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पर एक चार्ज होता Q1 और यहाँ कहीं एक चार्ज होता Q2। इनके बीच का डिस्टेंस अगर r होता तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होता। वो बचपन में आपने पढ़ा होगा, लाइक चार्जेस रेपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वही बात यहाँ की जा रही है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वजह से आता है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो चार्ज की वजह से आता है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर लाइक चार्जेस होते, लाइक चार्जेस मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो रिपल्शन हो जाता, नेगेटिव नेगेटिव होता तो भी रिपल्शन हो जाता, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन हो जाता। तो नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा कि कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। ये हो सकता है कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। देन नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें भी यही बोला जाता है कि ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है।
ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, बहुत दूर दूर से भी लग जाता है ये वाला फोर्स। देन इसमें लास्ट में एक और पॉइंट बोला जाता है, और वो बोला जाता है ये कि ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स ग्रेविटी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंपेयर किया जाए तो ये वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं ग्रेविटी, ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। देन पांचवी बात, इसका भी कोई फॉर्मूला होता होगा जो कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। Q1 और Q2 यहां पर चार्ज हैं जिनसे हमको मतलब नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। R जो है इनके बीच का डिस्टेंस है, और K यहां पर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जानबूझ के फिर से मैं यहां पर नहीं लिखने वाला, क्योंकि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ना चाहते हैं और उसमें इन सब का कोई काम नहीं है। ये प्रॉपरली आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ना है। तो वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देन लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो फोर्स होता है, दो फोर्स और बचे हैं बस, सिंपल सिंपल हैं दोनों। एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो पहले जरा इसके बारे में समझ लें। तो इसमें सबसे पहली बात ये बोली जाती है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। सबसे पहली बात तो ये, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब कोई पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होता होगा। अब आप सोचो एटम कितना छोटा होता है, फिर आप ये सोचो कि उसका जो न्यूक्लियस है और कितना छोटा होता होगा। तो अगर कोई पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होगा ना, सिर्फ और सिर्फ तभी उस पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो एकदम शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। एकदम शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है। ये इनसाइड लिखा हुआ है, थोड़ा ऐसे यहां पे खराब हो गया, समझ जाना। दूसरी बात, ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। फिर दूसरी बात ये है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए पार्टिकल्स पे लगता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है, और न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब जरा इसमें आप ये बात सोच के देखो कि इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही, इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही ये दो दुश्मन, देखो प्रोटॉन और प्रोटॉन दुश्मन है, इनके बीच में रिपल्शन होता होगा। ये प्रोटॉन ये साथ में नहीं रह सकते थे, इनके बीच में रिपल्शन होता था। तो बात जरा इमेजिन करने वाली है कि देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से
ये दो दुश्मन भी साथ में बैठे हुए हैं, तो सोचो ये फोर्स कितना स्ट्रांग ना होता होगा। आप ये सोचो कि एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होने के बाद भी वो दोनों प्रोटॉन साथ में बैठे हुए न्यूक्लियस के अंदर, किस फोर्स की वजह से हो रहा है ऐसा? इसकी वजह से। तो सोचो ये फोर्स कितना स्ट्रांग ना होता होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें यही आ जाएगा, स्ट्रांग विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के रेस्पेक्ट में ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स में सिर्फ इतनी ही बातें होती हैं। इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन ये रहता है कि बताइए प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कितने फोर्स लगते होंगे, कौन कौन से फोर्स लगते होंगे? तो एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता ही होगा क्योंकि उनके पास मास होता है। देन एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता होगा क्योंकि उनके पास चार्ज भी होता है। और एक प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स भी होता होगा अगर वो न्यूक्लियस के अंदर हैं। तो अगर दो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं तो उनके बीच में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स भी होता होगा। तो ये होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लो, मान के चलते हैं हो गया होगा। देन सबसे अच्छी बात है इसका जो फोर्थ पॉइंट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ पॉइंट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और बड़े खुशी के साथ बताना पड़ रहा है कि इससे रिलेटेड कोई भी बात अपने सिलेबस में होती ही नहीं है। तो इसमें हम कुछ नहीं लिखते हैं, बस हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं। इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं ना ही आप 11th के पार्ट में पढ़ोगे ना ही आप 12th के पार्ट में पढ़ोगे। यहाँ तक कि अगर आप इंजीनियरिंग लेते वैसे ये लेक्चर मेडिकल के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप इंजीनियरिंग लेते तो वहाँ पर भी आपको ये पढ़ने को नहीं मिलता। अगर आप बीएससी या एमएससी सोच के रिसर्च में जाना चाहते, रिसर्च में वो भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है पार्टिकल फिजिक्स, तब जा करके ये आपको पढ़ने को मिलता। तो ये बिल्कुल भी अपने काम का नहीं है, ना इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ना 11 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, कहीं पर भी इसका कोई काम नहीं आता है। इस वजह से सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं। बाकी अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो HC वर्मा एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन क्या फ़ायदा बिना फालतू टाइम बर्बाद करके, बिना फालतू इधर इधर किताब में पन्ने पलटा के टाइम बर्बाद करने का क्या फ़ायदा? जब सिलेबस में है ही नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। तो इसमें सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ सकते हो। तो वीडियो पॉज करो। अच्छा पूरा तो लिख ही लिया एक बार आपने वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो ये हेडिंग लिख के यहां लिखना चाहो तो लिख लो आउट ऑफ सिलेबस। जो लोग नासा वासा में जाते होंगे ना रिसर्च के लिए, हो सकता है वो लोग पढ़ते हो। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जो फंडामेंटल फोर्सेस थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। फंडामेंटल फोर्सेस में सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के फोर्स होते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस जो हमने पढ़ा उसका ये मतलब था कि दुनिया में उनके अलावा अगर और भी कोई फोर्स होता होगा तो उस फोर्स को हम फंडामेंटल फोर्सेस के टर्म्स में लिख सकते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है मोस्ट बेसिक। ऐसे समझिए आप कि आप इंग्लिश बोलना सीखते हो या आप इंग्लिश लिखते हो, तो जो भी कुछ लिखते हो आप इंग्लिश में वो ए से लेकर के जेड तक में ही लिख देते हो ना। ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स होते हैं उन्हीं का आप यूज करते हो और लिख देते हो। तो ए से लेकर जेड को फंडामेंटल बोला जा सकता है। ठीक वैसे यहां पर बोल रहा हूं मैं कि 4 बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर होते हैं। अब उनके अलावा जो कोई भी फोर्स आएगा, उन 4 फंडामेंटल फोर्सेस के अलावा अगर कोई और फोर्स आएगा तो इस फोर्स को हम उन फोर्सेस के टर्म्स में लिख सकते हैं। कौन से फोर्सेस के टर्म्स में? फंडामेंटल फोर्सेस के टर्म्स में। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात की जाए तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। मतलब अगर इसको फंडामेंटल फोर्स के टर्म्स में लिखना है तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बात करेंगे।
तो नॉर्मल रिएक्शन की सबसे पहली बात यही होती है कि नॉर्मल रिएक्शन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। मैं पॉइंट पे पॉइंट बोलता जाऊंगा, आपको नोट करते जाना है। तो साइड हेडिंग रहेगी नॉर्मल रिएक्शन, इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा नॉर्मल रिएक्शन, या फिर शॉर्ट में लिखो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। देन नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली में है क्या, कहां से आया, वो तो हमको पता ही नहीं, बस बोल दिया हमने कि नॉर्मल रिएक्शन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो उसके बारे में जरा सोचते हैं। मान के चलिए कि ये कोई सरफेस है, ठीक है। अब मान लो इस सरफेस पर मैंने ऐसा हाथ रख के, ऐसा एंगल पे हाथ रख के, है ना, परपेंडिकुलर नहीं रख रहा हूं, ऐसा एंगल पे हाथ रख के मैंने इस सरफेस पे ऐसा फोर्स लगा दिया, ऐसा, ठीक है। तो जब एंगल पे हाथ रख के मैंने इस सरफेस पर ऐसा फोर्स लगाया होगा, ऐसा फोर्स लगाया होगा। एक और एग्जांपल देते हैं, क्या डेप्थ ऑफ व्यू पता नहीं चलता है कैमरे में। जैसे कि ये सरफेस है, देखो, तो ये सरफेस पे अगर मैंने कोई ऐसा फोर्स लगा दिया, ऐसा, ठीक है, ये सरफेस था, इस सरफेस से मेरे हाथ का कांटेक्ट हुआ और मैंने अपने हाथ से ऐसा टेढ़ा फोर्स लगा दिया, एंगल पे लगा रहा हूं फोर्स। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, पहला ऑब्जेक्ट ये था, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा हाथ था, तो इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स आता है, इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स आता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। उस फोर्स को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और उसी कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो पूरी बात मैंने बोला, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। मान के चलिए ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस था, फिर मानते हैं इसके ऊपर कोई ब्लॉक हमने लाके रख दिया, ठीक। अब ये जो ब्लॉक होता होगा इस सरफेस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता होगा, ऐसा। ये जो सरफेस होता होगा ये भी ब्लॉक पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो सरफेस था इस ब्लॉक पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता था, ऐसा। अब पता नहीं किस डायरेक्शन में लगाता था, वो हमको थोड़ी पता होगा, लेकिन हम इतना तो बोल सकते हैं कि ये सरफेस इस ब्लॉक पर किसी ना किसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगाता होगा। तो हमने मान लिया कि किसी रैंडम डायरेक्शन में इधर लगाता होगा, तो हमने मान लिया ऐसा फोर्स लग रहा था। तो इसके और इसके कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स आता है उसी को कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। तो यहां पर जो मैं आर बोल रहा हूं, दिस इज बेसिकली कांटेक्ट फोर्स, ऐसा है। अब इस कांटेक्ट फोर्स के हम दो कंपोनेंट करते हैं। एक कंपोनेंट हम करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस और दूसरा कंपोनेंट हम करते हैं पैरेलल टू द सरफेस। तो मान लो अगर ये एंगल थीटा हो, आपको पता हो, तो ये कंपोनेंट आएगा आर कॉस थीटा और ये कंपोनेंट आ जाएगा आर साइन थीटा। तो इस कांटेक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, देखो सरफेस ये है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है, इसी कंपोनेंट को एक दूसरा नाम दिया जाता है और वो नाम है नॉर्मल रिएक्शन। तो एकदम शॉर्ट में बोलें तो शॉर्ट में बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट हुआ होगा, उस कांटेक्ट की वजह से कांटेक्ट फोर्स आया होगा और उस कांटेक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, अ कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये वाला, इसी को बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को नॉर्मल रिएक्शन बोला गया है तो भाई पैरेलल वाले कंपोनेंट को भी कुछ बोलते होंगे, है ना। तो ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है, इस पैरेलल वाले कंपोनेंट को बोला जाता है फ्रिक्शन, जो कि अभी हमको नहीं पढ़ना है। पहले अपन पूरा प्रॉपर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे विदाउट फ्रिक्शन। ये जब हमसे बनने लगेगा देन फिर हम फ्रिक्शन की बात करेंगे। बाकी नॉलेज तो देना था, तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया कि कांटेक्ट फोर्स ऐसा होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं और एक कंपोनेंट को फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन के बारे में हमको बाद में पढ़ना है, मतलब जैसे एनएलएम होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, ये डायग्राम नहीं बनाएंगे अभी।
पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 है कि नॉर्मल रिएक्शन, पॉइंट नंबर 2 है नॉर्मल रिएक्शन इज अ component, normal reaction is a component of contact force, normal reaction is a component of contact force perpendicular to the surface, normal reaction is a component of contact force परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब आप वीडियो पॉज करेंगे, डायग्राम वायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो और जानने की कोशिश करते हैं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आएगा कि नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी आता होगा, है ना, इतना सारा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन तभी आता होगा जब कॉन्टैक्ट फोर्स आता होगा, है ना, सीधी सी बात है। नॉर्मल रिएक्शन तो कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक कॉम्पोनेंट है ना, तो सीधी सी बात है कि जब कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा तभी तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन तभी आता होगा जब कॉन्टैक्ट फोर्स आता होगा, और कॉन्टैक्ट फोर्स तभी आता होगा जब कॉन्टैक्ट होता होगा। कहने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी लगाया जाएगा जब दो ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट होता होगा। तो ये लिखेंगे आप नेक्स्ट पॉइंट में। द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्मल रिएक्शन will be applied, normal reaction will be applied between two objects, normal reaction will be applied between two objects when they are in contact with each other, when they are in contact with each other, when they are in contact with each other। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है ये हम समझ गए हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट है तो ही आप नॉर्मल लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे। मान लो छत से एक रस्सी के सहारे मैंने एक ब्लॉक को यहां पे टांग दिया, ठीक है। तो अब देखो इस ब्लॉक का कांटेक्ट ग्राउंड के साथ भी नहीं होगा, है ना। मान लो यहां पर मैंने हवा में एक ब्लॉक को टांग दिया, तो इस ब्लॉक का कांटेक्ट ना दीवार से होगा ना जमीन से होगा, तो इस पर आप कुछ भी नहीं लगाओगे नॉर्मल रिएक्शन। इस पे नॉर्मल रिएक्शन तभी लगेगा जब ये जमीन में होता हो, ग्राउंड पे रखा हो या टेबल पे रखा हो या किसी ऐसे इंक्लाइन सरफेस के ऊपर ये ऐसा रखा हो, या इसको दीवार से चिपका दिया गया हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ इसका कांटेक्ट होगा ना, किसी सरफेस के साथ अगर इसका कांटेक्ट होगा ऑब्जेक्ट का, तो ही आप नॉर्मल रिएक्शन लगाते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं डायरेक्ट नहीं जा रहा हूं, मैं नॉर्मल रिएक्शन की थोड़ी फील दे रहा हूं कि अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि सर ये नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, मुझे तो अभी भी फील नहीं आई। तो बात ऐसी है कि मान लो अगर मैं ऐसे अपना कंधा टिका के, कंधे के सहारे से अगर मैं ऐसे दीवार में टिक जाता हूं, मान लेते हैं इस बोर्ड पे मैं टिक गया, क्योंकि मैं टिक नहीं रहा हूं, बस एक्टिंग कर रहा हूं, ये बोर्ड महंगा है, इस पे नहीं टिकना होता है। तो मान लो अगर मैं इस कंधे के सहारे बोर्ड पे टिक जाता, तो इस बोर्ड से मेरे कंधे पर एक फोर्स फील होता। सिंपल सी बात है, मान लो आप ऐसे दीवार पे टिक गए तो आपके कंधे पर एक फोर्स फील होगा ना दीवार से, दैट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन, है ना। वो एक्चुअली तो कांटेक्ट फोर्स होता होगा, एक्चुअली तो कांटेक्ट फोर्स ही होता होगा, लेकिन जो उसका एक कंपोनेंट होता होगा नॉर्मल रिएक्शन इनटू योर शोल्डर, ऐसे परपेंडिकुलर बिल्कुल, तो वो नॉर्मल रिएक्शन होता होगा। इतना डिटेल में बात नहीं करूं, मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में बात करना चाहता हूं। आप सिंपली दीवार से टिक गए, आपके कंधे पे जो फोर्स आया दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, बस। मान लो आप जमीन में बैठे हुए हो, या आप सोफे पे बैठे हो, या आप चेयर पे बैठे हो, या फिर आप पलंग पे बैठे हो, तो जो नीचे से आपको फोर्स फील हो रहा होगा दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो मान के चलते इसमें फील आ गई होगी। और अगर अभी भी किसी को फील नहीं आती है तो मस्त कांटे बिछाना और उसमें बैठ जाना, है ना, तो बहुत अच्छा फील आएगा नॉर्मल रिएक्शन का। तो ये सारे नॉर्मल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं।
मान लेते हैं मैं हाथ टेक के ऐसे खड़ा हो गया टेबल पे, तो मेरे हाथों पर जो फोर्स आ रहा होगा वो भी क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। मैं पीछे बोर्ड पे अगर टिक गया तो मेरे बैक में जो फोर्स आ रहा होगा दैट इज ऑल्सो नॉर्मल रिएक्शन। तो जो इतने सारे नॉर्मल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल में आप देख सकते हो एक चीज कॉमन है, और वो एक चीज कॉमन ये है, और वो एक चीज जो कॉमन है वो ये है, इन सभी एग्जाम्पल्स में नॉर्मल रिएक्शन आपको पुश कर रहा है। जरा वापस से रिवाइंड करके देखो, मैं दीवार में टिक जाता तो मेरे कंधे पर नॉर्मल रिएक्शन पुश कर रहा होता। मैं टेबल पे बैठा होता या सोफे पे बैठा होता या चेयर पे बैठा होता तो नॉर्मल रिएक्शन मुझे नीचे से ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता। मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूं तो मेरे पैरों को भी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, मैंने किसी को अगर धक्का मार दिया ऐसे तो मेरे हाथों से उस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, वो भी क्या करेगा, पुश करेगा। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि नॉर्मल रिएक्शन एक पुशिंग फोर्स होता है। नॉर्मल रिएक्शन से हमेशा पुश किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग कि नॉर्मल रिएक्शन इज अ पुशिंग फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन इज अ पुशिंग फोर्स, इससे हमेशा पुश होता है। नॉर्मल रिएक्शन से कभी भी पुल नहीं होता। कभी भी आप किसी को ऐसे धक्का मार के अपनी तरफ थोड़ी खींच सकते हो, है ना। किसी इंसान को अगर आपको अपनी तरफ खींचना है तो ऐसा थोड़ी है कि नॉर्मल रिएक्शन लगा दोगे। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन लगाओगे तो पुश होगा ना, पुल तो हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि नॉर्मल रिएक्शन इज अ पुशिंग फोर्स। इसी की हेल्प से नेक्स्ट पॉइंट आएगा, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए दो डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं आपके सामने। इस डायग्राम में मैंने नॉर्मल रिएक्शन ऐसा बनाया, नॉर्मल रिएक्शन को मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा हमेशा, और इस वाले डायग्राम में मैंने नॉर्मल रिएक्शन को ऐसा बनाया। तो ये मैंने नॉर्मल रिएक्शन बना दिए। अब देखो मैथमेटिकली तो दोनों चीजें सही हैं। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो मैथमेटिकली तो दोनों सही है, लेकिन ये वाला जो डायग्राम है ये अपनी फीलिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये डायग्राम अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, ऐसे कि ये डायग्राम जो है ये पुलिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ना, पुलिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स इसमें कैसा लग गया, ऐसा। और ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायग्राम पुशिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सीधी सी हम बात ये कहना चाहते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे, सीधी सी बात हम ये कहना चाहते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन एक पुशिंग फोर्स होता है, और पुशिंग फोर्स हमेशा हमेशा ऐसा ही बनाया जाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता होगा, पुशिंग, और ये क्या रिप्रेजेंट करता होगा, पुलिंग। ये पुश रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पुल रिप्रेजेंट कर रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पुश करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन का हमेशा ऐसा ही डायग्राम बनेगा। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन दिखाओगे तो वो हमेशा ऐसा ही दिखाओगे, ऐसा आप कभी नहीं दिखाओगे, बिकॉज दिस डायग्राम गिव्स द रॉन्ग इंप्रेशन। इसको देखने में लगता है कि पुल कर रहा है, जो कि गलत है। तो हमेशा आप डायग्राम में ऐसा ही दिखाओगे। और इसी के साथ एक पॉइंट आप ऐड करोगे। ये डायग्राम बना लो जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट मान के, नेक्स्ट पॉइंट मान के ये डायग्राम बनाइए। मान के चलते हैं बन गया होगा, वीडियो पॉज करके बनाया होगा तो इसमें लिख लो फिर इसी में कि नॉर्मल रिएक्शन विल बी अप्लाइड, नॉर्मल रिएक्शन विल बी अप्लाइड इनटू द ऑब्जेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन विल बी अप्लाइड इनटू द ऑब्जेक्ट। तो ये जरूरी बातें होती नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। फिर से बोलता हूं, नॉर्मल रिएक्शन विल बी अप्लाइड इनटू द ऑब्जेक्ट। तो ये सारी जरूरी बातें होती हैं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। तो अगर कुछ रह गया हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, कुछ छूट गया हो तो वीडियो रिवाइंड करके वापस लिख लो। उसके बाद हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद टेंशन पढ़ना है हमको,
तो आप लोग नोट करिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के फोर्स की, एंड द नेक्स्ट टाइप इज टेंशन, है ना। ये दिमाग वाला टेंशन नहीं है, ये रस्सी वाला टेंशन है। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये जो टेंशन होता है ये आपकी जिंदगी में 3 बार आएगा। सॉरी, आपकी जिंदगी में नहीं, ये टेंशन फिजिक्स में 3 बार आएगा। एक बार आएगा टेंशन स्ट्रिंग के लिए, रस्सी के लिए। दूसरी बार टेंशन आएगा स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग जो होता है उसके लिए। और तीसरी बार फिर से टेंशन आएगा एक रॉड के लिए। तो जैसे जैसे अपन सिलेबस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन सभी टाइप के टेंशन्स के बारे में जानेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको जो भी कुछ बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैं स्ट्रिंग के लिए समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये थ्योरी जो भी आपको बताई जा रही है ये आप सिर्फ और सिर्फ रस्सी पे ही लगाओगे। अगर स्प्रिंग आ गया या रॉड आ गया तो उनकी कहानी डिफरेंट होती है, वो तब पढ़ेंगे जब हमको पढ़ना होगा, है ना। मतलब जब उनका नंबर आएगा स्प्रिंग या रॉड तब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, रस्सी की, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप। इसका भी फर्स्ट पॉइंट वही है कि टेंशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका भी फर्स्ट पॉइंट वही है जो नॉर्मल में था, एंड द पॉइंट इज टेंशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। टेंशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है किसी रस्सी में ऐसे बिना फालतू में टेंशन नहीं आता। किसी रस्सी में टेंशन तभी आता है जब उस रस्सी को खींचा जाए। अगर किसी रस्सी को खींचने की कोशिश की जा रही है, मान लेते हैं वहां दीवार से एक रस्सी आई है मेरे हाथ तक ऐसी, तो मान लेते हैं ऐसी वहां से यहां तक ऐसी एक स्ट्रेट रस्सी है। अब अगर मैं इस रस्सी को खींचने की कोशिश करूंगा ना तभी रस्सी में टेंशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, टेंशन विल बी अप्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट है टेंशन विल बी अप्लाइड when a string is pulled. Tension will be applied when a string is pulled. किसी रस्सी को अगर खींचने की कोशिश की जाती है तो ही टेंशन आता है, नहीं तो नहीं आता। Tension will be applied when a string is pulled. अब फिर से इसमें और बातें करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि जो रस्सी होती है ना, जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग से आप हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हो। कभी भी आप रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को पुश नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि आपने थोड़ा सा धागा अपने दोस्त को ऐसे फेंक के मारा और दोस्त पुश हो गया, ऐसा थोड़ी होता है ना। मान लो रस्सी का एक एंड आपके पास है, रस्सी का दूसरा एंड आपके फ्रेंड के पास है, तो उस रस्सी से आप अपने दोस्त को अपनी तरफ पुश कर सकते हो। रस्सी से आप, गलत बोल दिया मैंने, फिर से बोल रहा हूं। रस्सी का एक एंड मान लेते हैं आपके हैंड में है और दूसरा एंड जो है आपके दोस्त के हाथ में है, तो वो जो रस्सी है उससे आप अपने दोस्त को पुल बस कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते। पुश करने के लिए रॉड चाहिए होती है ना। मान लो आप यहां पर हो, आपका दोस्त वहां पर है, आप अपने दोस्त को ऐसा पुश करना चाहते हो तो रॉड से पुश होगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम सिर्फ और सिर्फ रस्सी पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर रस्सी की बात करें तो रस्सी से सिर्फ और सिर्फ पुल होता है, रस्सी से कभी भी पुश नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट पॉइंट यही आएगा कि टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन में लिखा गया था कि नॉर्मल रिएक्शन एक पुशिंग फोर्स होता है, ठीक वैसे ही टेंशन एक पुलिंग फोर्स होता है। तो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। अब देखिए, अगर टेंशन एक पुलिंग फोर्स है तो जो टेंशन होता होगा उसका डायग्राम हमेशा कुछ ऐसा बनेगा। मान लेते हैं 2 ब्लॉक्स हैं, इस ब्लॉक से ऐसे रस्सी गई है
और इस ब्लॉक से ऐसे रस्सी गई है। ये दो ब्लॉक्स थे, एक से वैसे रस्सी गई, एक से ऐसे रस्सी गई। या छोड़ो, इतना भेदभाव क्यों करें, दोनों से ऐसे ही रस्सी गई है। मान लेते हैं ये रस्सी यहां पर हमने छत में बांध दी, तो रस्सी का जो टॉप एंड है वो छत में बंधा हुआ है और बॉटम एंड जो है ब्लॉक से कनेक्टेड है। दोनों एक ही एग्जांपल है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि टेंशन एक पुलिंग फोर्स होता है, टेंशन से हमेशा पुल किया जाता है। तो अगर टेंशन से हमेशा पुल किया जाता है तो इस ऑब्जेक्ट पर जो आप टेंशन दिखाओगे वो आप हमेशा ऐसा दिखाओगे। टेंशन हमेशा क्या होता है, पुलिंग फोर्स होता है। टेंशन हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करता है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट पर आप डायग्राम दिखाना चाहते हो तो ऐसा दिखाओगे, यही तो पुलिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आपने इसी में डायग्राम में ऐसा दिखा दिया होता, ऐसा नीचे की तरफ एरो दिखा दिया होता, आपने इनटू द ऑब्जेक्ट दिखा दिया होता, तो ये गलत हो जाता। क्योंकि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पुश रिप्रेजेंट कर दे रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पुल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये गलत है, ऐसा कभी नहीं बनाते डायग्राम, हमेशा ऐसा बनाया जाता है। दोनों डायग्राम आप बनाओगे, गलत वाला भी सही वाला भी, और इस पे ऐसे रॉन्ग लिखोगे, उस पे राइट लिखोगे। वैसे नॉर्मल रिएक्शन में भी दोनों डायग्राम बनाने थे। तो बात बड़ी सिंपल सी मैं कह रहा हूं, और वो सिंपल सी बात यह है कि रस्सी की हेल्प से हमेशा पुल किया जाता है। रस्सी हमेशा पुल करती है, और अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को पुल करता है तो वो फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। देखो, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है, एरो जो है ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है। तो टेंशन एक पुलिंग फोर्स होता है, और जब भी उसको बनाते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। देन उसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, टेंशन विल बी अप्लाइड। उसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, टेंशन विल बी अप्लाइड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। उसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, टेंशन विल बी अप्लाइड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टेंशन विल बी अप्लाइड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टेंशन हमेशा ऐसा बनाते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद कुछ और छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे कि एक बात यह है कि अगर आपके सामने ऐसी रस्सी आ जाए, अगर आपके सामने ऐसी आड़ी टेढ़ी रस्सी आ जाए, अब इसमें अगर आप टेंशन बनाना चाहते हो तो इस पॉइंट पर जो भी टेंशन होगा वो टेंजेंशियली बनेगा। इस पॉइंट पर जो भी टेंशन होगा वो टेंजेंशियली बनेगा। मतलब टेंशन जो होता है वो हमेशा रस्सी पर टेंजेंट होता है। तो अगर मान लो इस पॉइंट की हम बात करें तो यहां पर टेंशन या तो ऐसा बन जाएगा या तो ऐसा बन जाएगा। इन दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी होती होगी। वैसे अगर यहां पर बात करें तो टेंशन या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। अब ये सोच के आप परेशान मत हो कि सर आपने बता तो दिया कि टेंशन जो होता है वो रस्सी पर टेंजेंट होता है, लेकिन टेंजेंट का कौन सा साइड सही है, ये वाला सही है या वो वाला सही है, वो हम कैसे पता करें। तो उसकी टेंशन मतलब वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट आप यही ऐड करोगे कि टेंशन विल बी अप्लाइड, टेंशन विल बी अप्लाइड tangentially to the string. Tension will be applied tangentially to the string. Tension will be applied tangentially to the string. तो हमने बोला कि जो टेंशन होता है वो रस्सी पे टेंजेंट होता है। अब टेंजेंट में भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो इधर या तो उधर। तो किधर होगी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डायग्राम किसका बनाना चाहते हो। मान लो अगर आप सिर्फ इतनी रस्सी का डायग्राम बनाना चाहते थे, सिर्फ इतनी रस्सी का, ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतनी रस्सी का डायग्राम बनाना चाहते थे,
सिर्फ इतनी रस्सी का डायग्राम बनाना चाहते थे, तो आप अब ये वाला पॉइंट जो अभी अभी लिखवाया और उसके जस्ट पहले वाला पॉइंट साथ में यूज करोगे। आप कहोगे कि जो टेंशन होता है वो रस्सी पर टेंजेंट होता है और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतने टुकड़े का डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप टेंशन ऐसा टेंजेंट ही बनाओगे और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बनाओगे। देखो, आप इसका डायग्राम बनाना चाहते थे ना, तो देखो इस रस्सी पर टेंशन टेंजेंशियली भी है और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट भी है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आप इतने हिस्से का डायग्राम बनाते तो आप ऐसा टेंशन बना देते, ऐसा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और अगर मान लो आप इतने हिस्से का डायग्राम बनाते, अगर आप इतने हिस्से का डायग्राम बनाते तो आप टेंशन ऐसा बना देते, लेफ्ट साइड, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इस लॉजिक से हमको पता चलता है कि किस साइड डायरेक्शन बनेगा, राइट में बनेगा या लेफ्ट में बनेगा। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, आप किसका डायग्राम बनाना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप इतने टुकड़े का डायग्राम बनाओगे तो टेंशन ऐसा हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें नॉर्मल रिएक्शन भी आता हो और टेंशन भी आता हो, दोनों चीज़ें आती हो। तो देखिए, बहुत इजी सा एग्जांपल है। मान लेते हैं कि कोई टेबल थी है, इस टेबल के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया था और इस ब्लॉक को एक रस्सी से बांध दिया था और रस्सी जो थी वो ऐसे छत से कनेक्टेड थी, ऐसा कुछ था। अब मान लेते हैं हमसे कोई कहता है कि भाई इस ब्लॉक का डायग्राम बना दो, ब्लॉक का मास m है। अब मान लेते हैं हमसे कोई कहता है कि इस ब्लॉक का डायग्राम बना दो। ब्लॉक का डायग्राम मतलब ब्लॉक पर लगने वाले सारे फोर्स दिखा दो। ठीक, तो हम क्या करते, हम ऐसा करते, हम ऐसा ब्लॉक बनाते। ब्लॉक के पास मास था तो ब्लॉक पर एक नीचे mg लगता होगा, ब्लॉक का वेट जो होता होगा mg, वो तो लगता ही होगा। उसके बाद देखो, इस ब्लॉक का इस सरफेस के साथ कांटेक्ट है, इस ब्लॉक का इस सरफेस के साथ कांटेक्ट है, और जब सरफेस के साथ कांटेक्ट होता है तो नॉर्मल रिएक्शन आता है। तो इस ब्लॉक का इस सरफेस के साथ कांटेक्ट है, इस वजह से इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी आया होगा। एंड जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा इनटू द ऑब्जेक्ट होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है। इस वजह से नॉर्मल रिएक्शन यहां ऐसा बनाया जाएगा। दूसरी बात, ये जो ब्लॉक था ये ब्लॉक रस्सी से भी कनेक्टेड है, ये ब्लॉक रस्सी से भी कनेक्टेड है, और रस्सी में क्या होता है, टेंशन होता है, और जो टेंशन होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है। तो टेंशन ऐसा बन जाएगा। ये पॉइंट अगर आपने नहीं लिखा हो टेंशन में कि टेंशन विल बी अप्लाइड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो अभी ऐड कर लो। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने बोला है या नहीं, बाकी मैंने इतना तो बहुत अच्छे समझाया है कि टेंशन एक पुलिंग फोर्स होता है, तो जब भी लगेगा वो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ही लगेगा। तो ऐसे इसका डायग्राम बन जाता है। तो बस आपको इस चैप्टर में दो ही बातें ध्यान रखनी है, सिर्फ दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि जो टेंशन होगा वो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा, टेंशन जो होगा वो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा, और जो नॉर्मल होगा वो इनटू द ऑब्जेक्ट होगा। तो वीडियो पॉज करें, इस एग्जाम्पल को लिखें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो न्यूटन्स के लॉज होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो समझेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला पार्ट होता है वो समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।